your science sir, your MK sir. Today is going to decide a discussion on the body movement, and today's subtopic is fish. स्टूडेंट्स, फिश तो आपने खाया ही होगा और आपने देखा भी होगा, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि फिश में कैसे कैसे पार्ट्स पाए जाते हैं. विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन फिश, how many parts and what are the function of these parts which are present in fish. स्टूडेंट्स, फिश के बारे में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी बातों से लेकर हर एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे. देखिए, फिश तो पहली बात ये है कि एक्वेटिक एनिमल्स है. फिश के आपका एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहता है. एक्वेटिक मतलब होता है वैसे एनिमल्स जो पानी में रहने वाले हैं. एक्वा का मतलब होता है वाटर. अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूँ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एक्वा मतलब होता है वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एक्वेटिक एनिमल फर्स्ट. सेकेंड, पेपर बोट विच इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फिश. स्टूडेंट्स, आपने तो पेपर बोट बनाया ही होगा और उसमें आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो पेपर बोट का स्ट्रक्चर होता है टैपर होता है, मतलब आगे से भी नोकीला होता है और पीछे से भी नोकीला होता है, जो आप फिगर में भी देख सकते हैं पेपर बोट को. इस पेपर बोट में आप देख सकते हैं कि इसके जो फिगर्स हैं वो दोनों साइड्स में क्या है, टेपर एंड्स है. तो उसी प्रकार से फिश का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है. द हेड एंड टेल ऑफ द फिश, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली आपने फिश को देखा होगा कि जो आगे का पोर्शन होता है और पीछे का जो पोर्शन होता है, बीच वाले पोर्शन मिडिल पोर्शन से कैसा होता है, छोटा होता है. स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, द बॉडी टेपर ऑफ बोथ एंड्स. जो फिश के जो एंड्स होते हैं, टेल साइड एंड माउथ साइड, दोनों कैसे होते हैं, टेपर एंड्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. तो फिश का जो स्ट्रक्चर होता है, फिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है. ये 1 मार्क्स में एग्जाम्स में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा. VVI, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइंड. पूरे दिमाग में इसको डाल लीजिए. द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन. तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं स्ट्रीमलाइन शेप स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए. स्ट्रीमलाइन शेप. ठीक है स्टूडेंट्स, बोट लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन शेप आर प्रेजेंट in which animals? In a fish. Fish structure is like a paper boat. Fish structure is like a streamline shape. और बोल सकते हैं कि streamline shape जो होता है वो किसका होता है, fish का होता है. Now we discuss the other point, that is the skeleton of the fish is covered with strong muscles. जो skeleton होते हैं, जो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉडी का अपर लेयर होता है वो किससे कवर्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग मसल से रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. फिश फॉर्म्स अ कर्व, द बॉडी एंड टेल कर्व ऑफ फिश टू अदर साइड. आपने देखा होगा जब फिश वाटर में जब स्विम करती है तो आपने देखा होगा कि जब स्विम करती है तो ऐसे ऐसे उसका मूवमेंट होता है. तो वही कहने का मतलब है, उसी बात की हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिश फॉर्म्स अ कर्व, फिश फॉर्म्स अ कर्व, द बॉडी एंड टेल कर्व ऑफ फिश टू अदर साइड. द बॉडी ऐसे रहता है तो पीछे से टेल कैसा रहता है, उल्टा साइड में रहता है. अगर बॉडी ऐसा रहेगा तो टेल ऐसा रहेगा. ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि आप बॉडी का जो उसका मूवमेंट और टेल का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल दूसरे साइड रहता है, टू अदर साइड. सेम साइड में नहीं होता. अगर मुंह इस तरफ है तो पूंछ इस तरफ रहेगा. ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फिश का जो मूवमेंट होता है, जो कर्व होता है, जब बॉडी कर्व जब होता है उसका, तो वो दोनों का जो साइड होता है माउथ और टेल का, वो एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं होता है. और आप फिगर में भी देख सकते हैं. ये फिश का जो आप मूवमेंट देख रहे हो, ये फिश का जो मूवमेंट है वो कैसा है, आगे से दूसरा तरफ है और टेल साइड से दूसरा तरफ से. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फिश के बारे में और भी 2-3 चीज बातों को हम डिस्कस करेंगे कि जो फिश का जो कैपेसिटी है कि वो वाटर में रह सकता है, वो वाटर में ही रहता है या रहती है.
फिश स्टे इन द वाटर, लाइव इन द वाटर बिकॉज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। मछली सांस कैसे लेती है, मछली के किस ऑर्गन के द्वारा वो सांस लेती है? तो स्टूडेंट्स, पानी में जिसमें मछली रहती है, रिवर में रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। रिवर में क्या है? फिश है। रिवर में क्या है स्टूडेंट्स? फिश है। और इस रिवर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स? पानी में क्या प्रेजेंट है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन मीन्स वैसे ऑक्सीजन जो पानी में घुले हुए हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो आपको दिख नहीं रहे हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, इन द वाटर वेयर द फिश स्टे, मतलब पानी में जहाँ मछली रहती है, जहाँ वो पाई जाती है, वो सांस कहाँ से लेती है? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके पानी में पाया जाता है, उसके द्वारा वो सांस लेती है। किस ऑर्गन के द्वारा लेती है उसका डिस्कस करेंगे। गिल्स, GILLS, गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं? ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है, जो सांस लेती है मछली, वो गिल्स के द्वारा लेती है। आपने गिल्स का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो आप फिगर में देख सकते हैं कि गिल्स है वो पार्ट है जिससे क्या है? फिश सांस लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो ले लिया जाता है वाटर से। ठीक है, और गिल्स में क्या पाए जाते हैं? ऐसे गिल्स होते हैं और उसमें ऐसे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इसके द्वारा क्या होते हैं? ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, और फिश आसानी से पानी के अंदर रह सकती है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज अबाउट द फिश। दिस मेक्स द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। मैं बात कर रहा था कि जब फिश आगे की तरफ चलती है, मतलब जो वो तैरती है, तो तैरते समय क्या होता है कि उसका जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब हल्का टेढ़ा टाइप का होता है, बोल सकते हैं हल्का टेढ़ा, मतलब कहने का है कि हल्का जो उसका पोर्शन होता है माउथ और टेल का, वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो उसके फायदे क्या हैं? उससे फायदे क्या हैं फिश को? दिस मेक्स द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे उसको जर्क मिलता है और उसके बॉडी जो है आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट अबाउट द स्नेक। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन connected to each other even though they are far from one another। बोल रहा है कि जो स्नेक है उसके कैसे है बैकबोन? लॉन्ग बैकबोन है। लॉन्ग बैकबोन कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। लॉन्ग बैकबोन कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से दूर होने के बाद भी, एक दूसरे से दूर है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्नेक को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया होगा कि स्नेक कैसे चलता है? सीधा चलता है या लूप बना के चलता है? ऐसे लूप बना के चलता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसके कई फायदे हैं। स्नेक जब लूप बना के चलता है तो उसके फायदे क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। स्नेक जो अपने बॉडी को बहुत सारे लूप्स में कर्व कर लेता है। ईच लूप हेल्प टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जितना वो लूप बनाता है उतना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जितना वो कर्व होगा उतना वो आगे को बढ़ेगा, जितना कर्व होगा उतना वो आगे को बढ़ेगा। एंड ईच लूप गिव्स, ईच लूप यहाँ 2 बार हो गया है, इसको काट देंगे। ईच लूप गिव्स पुश एंड स्नेक फॉरवर्ड वेरी फास्ट। और जितने भी लूप्स होते हैं वो उसको क्या करता है? आगे की तरफ पुश करता है, मतलब आगे की तरफ धकेलता है और उतना ही फास्ट मूव करेगा। जितना पुश होगा उतना ही वो फास्ट आगे की तरफ मूव करेगा। मीन्स जितना लूप उतना पुश, और जितना पुश उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्नेक्स का मूवमेंट डिपेंड करता है कि वो कितना लूप बना पाता है। जितना वो लूप बना पाएगा उतना ही वो आगे की तरफ पुश हो पाएगा, और जितना पुश हो पाएगा उतना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को
जा पाएगा। स्नेक फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्नेक जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, हमेशा कभी नहीं, स्नेक का मूवमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, हमेशा वो लूप बना के चलता है। एंड बोन्स, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारे बॉडी में बोन्स एंड कार्टिलेज है। कार्टिलेज मीन्स वो ना ही ज़्यादा हार्ड होता है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ईजिली बेंट हो जाता है। जैसे हमारा कान का, नाक का, ये क्या कार्टिलेज है जो आसानी से मूवमेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी रिवाइज व्हाट वी डिस्कस टुडे इन शॉर्ट टाइम। टुडे मीन्स अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा स्नेक के बारे में पढ़ाई किए, स्नेक के मूवमेंट के बारे में पढ़ाई किए, बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में देखा, और इससे पहले हम लोगों ने फिश के बारे में देखा कि फिश का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन शेप का होता है और बोट पेपर जो हम लोग बचपन में बनाते थे उसके जैसा वो होता है। टेपर इंड्स होते हैं, जैसे बोट का आगे में ऐसे नोखीला टाइप का होता है, तो बीच का पोर्शन जो होता है बोट का वो क्या होता है, बड़ा होता है। उसी प्रकार से फिश का जो होता है माउथ और टेल पार्ट जो होता है वो टेपर होता है, नोखीले टाइप के होते हैं, और बीच वाले पोर्शन के तुलने में वो छोटा होता है। मीन्स बीच वाला पोर्शन जो होता है फिश का वो बड़ा होता है और साइड वाला छोटा होता है। और स्नेक्स को तो आपने देखा ही है। तो स्टूडेंट्स आप स्नेक का फिगर भी देख सकते हैं। स्नेक के फिगर में आप देख रहे हैं कि जो इसके बैकबोन है वो कितने लॉन्ग है और एक दूसरे से कनेक्टेड है और दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर भी है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप भी हमसे कनेक्ट रहिए और बातों को सीखते रहिए। Now we discuss the exercise question answer. The first question is, joints of the bones help in the movement of the body. Joints of the bones help in the dash of the body. तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, movements of the body. तो जॉइंट्स जो होते हैं बोन्स के वो आपको मूवमेंट करने में मदद करता है। अगर जॉइंट्स यहाँ पे नहीं होंगे, नी के जॉइंट्स नहीं होंगे तो मूवमेंट कैसे हो पाएगा बॉडी का। इसलिए बॉडी का मूवमेंट्स के लिए जॉइंट्स होना ज़रूरी है। देखिए फिंगर्स का मूवमेंट होता है तो ये क्या जॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मूवमेंट्स इसलिए हो पा रहा है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, बी नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो बोन्स और कार्टिलेज के द्वारा ही बना हुआ है। बने रहिएगा, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, जीएस के भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, 5 क्वेश्चन पर डे बताए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। थर्ड वन इज द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय द बोन्स एट द एल्बो। एल्बो के जो ज्वाइंट्स है वो कैसे हैं, हिंग ज्वाइंट्स है। मैंने आपको कल हिंग ज्वाइंट्स भी समझाया था कि हिंग ज्वाइंट्स कैसे होते हैं। डोर का जो मूवमेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, डोर का जो मूवमेंट है वो कैसा हिंग ज्वाइंट्स का एग्जांपल्स है। तो मैंने आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन के आंसर बताए। द बोन्स एट द एल्बो, एल्बो के जो बोन्स हैं वो कैसे ज्वाइंट्स हैं, हिंग ज्वाइंट्स के, क्योंकि उसका मूवमेंट कैसा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डी नंबर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। The contraction of the dash, fill in the blanks, the contraction of the muscles pulls the bones. muscles क्या करता है, bones को pulls करता है। push मतलब होता है धकेलना, pulls मतलब होता है खींचना, push और pull, push और pull। तो muscles क्या करता है, pulls करता है bones को, खींचता है during movement, pulls the muscles during movement. Now D1 is completed. Now we discuss the question number 2a. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, आपको बताने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या सभी एनिमल्स के मूवमेंट और चाल जो भी बोलिए क्या एक जैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। लायन और स्नेक का मूवमेंट क्या एक जैसा हो सकता है, एलिफेंट और एंट का मूवमेंट एक जैसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स, काटेंगे नहीं इसको, मैं आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूं, आप यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स। बी नंबर इज
द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, जो कार्टिलेज है वो क्या बोन्स से ज़्यादा हार्ड होता है? ये नोज मैंने बताया था कार्टिलेज है, ये ईयर जो है क्या कार्टिलेज है, तो क्या ये ज़्यादा हार्ड है, इससे ज़्यादा हार्ड है, बोन से ज़्यादा हार्ड है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉल्स, एफ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, सब सही है, एफ फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रू। थर्ड वन इज द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। आपको ये आंसर बताना है कि जो फिंगर बोन्स हैं उनमें क्या जॉइंट्स होता है? फिंगर बोन्स में क्या जॉइंट्स होता है? ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताओगे कि फिंगर बोन्स में जॉइंट्स होता है या नहीं होता है। नाउ द डी वन इज द फोर आर्म हैज 2 बोन्स। फोर आर्म में 2 बोन्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये आपके ट्रू हो जाएंगे। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच के जो आउटर स्केलेटन होते हैं, बिल्कुल सही, मैंने बताया था आपको कल भी कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कस से पहले मैंने आपको एक आंसर लिखने के लिए बोला कमेंट बॉक्स में, मैंने ये लिखने के लिए बोला कमेंट बॉक्स में कि आप बताइए फिंगर बोन्स नॉट हैव जॉइंट्स। जब मैं आपको ऐसे ऐसे करके एग्जांपल दिया कि ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स है, तो फिंगर बोन्स में तो जॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है? डू नॉट हैव जॉइंट्स। डू नॉट हैव जॉइंट्स मतलब इसमें बोल रहा है कि उसमें जॉइंट्स नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैं ये आपको आंसर बता दिया, मैंने आपसे पूछा था लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, इसके बाद जब रिवाइज कराएंगे तो आपसे पूछेंगे। नाउ ई कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, ये डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अपर जॉ को हमको मैच द फॉलोइंग में हम सामने सामने आंसर को लिखेंगे। अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट। मैंने आपको बताया था कि कौन सा जॉ है जो हमारा मूव नहीं करता है। देखिए ये कौन सा, नीचे वाला मूव कर रहा है, ऊपर वाला मूव नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरा है हमारा फिश। फिश हैव एन स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश का जो बॉडी होता है कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन। मैंने आपको बताया था कि फिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो बोट की तरह होता है, बोट की तरह, जिसका बीच वाला पोर्शन बड़ा होता है और साइड साइड छोटा होता है। तो ये बोल रहा है कि हैव एन स्ट्रीमलाइन बॉडी, बिल्कुल सही, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर से मैच करा दिया है। और फिन्स, FINS, फिन्स ऑन बॉडी, इसमें 2 सही होंगे। जब आप मैच द फॉलोइंग में देखोगे तो उसमें आपको 2 सही होंगे। ठीक है, तो फिन्स ऑन बॉडी भी सही होगा। थर्ड वन इज रिब्स। रिब्स मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी, ये आपको लिखना है क्योंकि मैंने कल के क्लास में आपको बता दिया था कि देयर आर हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, फिल इन द ब्लैंक्स, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताएंगे। तो रिब्स में आपको बताना है क्या होगा? प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स क्या करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है, बचाता है। नाउ डिस्कस द फोर्थ वन। मैंने स्नेल के बारे में भी आपको बताया था कि स्नेल के ऊपर क्या होता है? स्नेल के ऊपर क्या होता है? सेल होता है। पीछे में क्या रहता है? जैसे हमारे पीठ पे बैग हुआ करता था स्कूल के समय, और कभी कभी तो अब के भी समय में भी रखते हैं, लेकिन जब आप स्कूल आते हो तो आपके बैग पर क्या होता है? आपके बैग पर बैग होता है और स्नेल के बैग पर सेल होता है, लेकिन वो उसको चलने में मदद नहीं करता है। नाउ स्नेल शो वेरी स्लो मूवमेंट्स। स्नेल जो है काफ़ी स्लो चलता है, और वो जो सेल होता है उसके पीठ पर ऐसा उठा हुआ, वो उसको चलने में भी मदद नहीं करता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये आलसी उसके पीठ पर बैठा हुआ है और किसी तरीके से चलने में मदद नहीं करता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये सेल जो है फालतू का उसके पीठ पर बैठा रहता है। नाउ कॉकरोच वेरी इंटरेस्टिंग, सबके घर में है ना? अंधेरे में ज़्यादा दिखाई देता होगा, लाइट में भाग जाता है। कॉकरोच कैसा होता है? मैंने कल आपको बताया था, स्पाइरिकल्स होते हैं, साइड में होल्स होता है और उसके द्वारा वो ऑक्सीजन को
लेता है और CO2 भी रिलीज करता है। कैसे? तो बॉडी सेल से, ट्रैकिया, ट्रैकिया से स्पैरिकल्स, स्पैरिकल से एटमॉस्फेयर। ये तो कल की बातें थी, लेकिन आज की बातें में केवल मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच के आउटर स्केलेटन होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया सामने सामने, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। Now we discuss the other questions, that is what is ball and socket joint. The rounded end of one bone fits into the cavity of other bone. Such a joint allows movement in all direction, which is called ball and socket joint. मेरे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये ऐसा लगता है जैसे कि ये निकला हुआ और इसको ऐसे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। आप फिगर में भी देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। स्टूडेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप फिगर में देखिए और समझिए कि कैसे इसको ऐसे निकाल के लग रहा है, ऐसे फिट कर दिया गया है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी मतलब होता है होल, जैसे दांत में कीड़े लग जाते हैं तो होल हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कैविटी। उसी प्रकार से पूरा कैविटी, जैसे आप ये हाथ ऐसा हमारा है, ये पोर्शन ऐसे निकला हुआ, ऐसे यहाँ कैविटी है, ठीक है। इसको ऐसे फिट कर दिया गया है और ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, आगे पीछे राउंडेड। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। into the cavity of other bones, such a joint allows movement in all direction, which is called ball and socket joint. सभी डायरेक्शन में घूम सकता है। देखिए हाथ जो है पूरे डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। स्कल बोन्स जो है उसमें से कौन से हैं जो मूव करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक मूवेबल के बारे में पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन है इमूवेबल, मतलब जो नहीं मूव करता है, मतलब अपर जॉ या लोअर जॉ। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, ये लोअर जॉ जो है अगर आप इसको मूव करोगे तो ये मूव करेगा, और ऊपर वाला जो जॉ है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो स्कल बोन्स बोल रहा है, खोपड़ी होता है स्कल, मतलब उसी में जॉ भी आते हैं, उसी के पार्ट्स हैं जिसमें ऊपर वाला जो है वो मूव करता है। बताइए, इसमें बोल रहा है आपको कि मूव करने वाला कौन सा है, तो ऊपर वाला तो मूव कर रहा है और नीचे वाला मूव कर रहा है? ऊपर वाला कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जो मूवेबल है वो लोअर वाला है, जो नीचे वाला है वो मूव करता है और ऊपर वाला मूव नहीं करता है। ऊपर वाला मूव नहीं करता है, ऊपर वाला मूव नहीं करता है। करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे घुमाइए अपने मुंह को और समझ लीजिए, काफी इजी है। वाई कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। स्टूडेंट्स बोलता है जरा सा और समझिएगा, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारा एल्बो जो है पीछे क्यों नहीं मूव कर सकता है? बिकॉज एल्बो कौन सा जॉइंट था मेरे प्यारे सोल्जर्स? हिंग जॉइंट्स था। मैंने डोर का एग्जांपल आपको बताया था ना, एल्बो वाला जॉइंट्स, आगे पीछे कौन सा जॉइंट्स था? हिंग जॉइंट्स था। तो हम क्या पढ़ेंगे कि हिंग जॉइंट जो है केवल और केवल आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, इसलिए जो एल्बो है वो मूव नहीं करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज इट हैज हिंग जॉइंट विच ओनली अलो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, जो आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। तो कैसे हम लोग बोलेंगे उसको? कैसे बोलेंगे? क्या? हिंग जॉइंट बोलेंगे। इसलिए एल्बो जो है बैकवर्ड मूवमेंट शो नहीं करता है। और आपके लिए प्रेजेंट है आज के 5 फैक्ट्स क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय अडल्ट ह्यूमन बीइंग इन 24 आवर्स। एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स मतलब 18 ईयर्स से ऊपर वाले
कोई भी व्यक्ति को अडल्ट ह्यूमन बींग्स में लिया जाता है। तो 24 घंटे में अडल्ट ह्यूमन बींग्स कितने लीटर यूरिन को रिलीज करते हैं? तो 1.5 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.5 लीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज आई कलर इज ब्राउन ब्लैक ड्यू टू, ब्राउन भी होता है ब्लैक भी होता है, तो किस कारण होता है? ऐश्वर्या राय के आंख आपने देखे हैं, बहुत सारे लोगों के आंखें देखे होंगे जो थोड़ा ब्लैक से अलग होता है, तो वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आइरिस, IRIS, याद हो गया होगा, IRIS, due to the presence of iris there is a different color of the eyes। बोलते हैं लोग उसकी आंखें दूसरी है, आंखें दूसरी नहीं है, आइरिस का कलर दूसरा है, जिसके कारण आंख का कलर दूसरा दिखाई दे रहा है। आंखें दूसरी नहीं है, आइरिस का कलर दूसरा है। आइरिस इज अ पार्ट ऑफ आई। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग। आपने क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं देखा होगा तो आप डायग्राम में देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को देखा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर दिया गया होगा, बोला गया होगा माउथ खोलिए, और क्लिनिकल थर्मामीटर आपके माउथ में दे दिया गया होगा टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए कि आप पे फीवर कितना है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर of human body। Now question number 4 is range of clinical thermometer। रेंज बताने हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के। स्टूडेंट्स बताइएगा रेंज कितना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, that is 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 35 ही क्यों रखा गया? क्योंकि इंसान जितना भी कमज़ोर हो लेकिन उसका टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता है, इसलिए 35 लिया गया। और इंसान जितना भी ताकतवर हो 42 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 42 लिया गया है। That's why the temperature range, the range of clinical thermometer is 35 to 42 degree Celsius। Now question number 5 is types of teeth present in human body। types of teeth, कितने types of teeth present होते हैं human body में? There are 4 types of teeth, 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वो 4 टाइप्स हैं क्या, तो लिख लीजिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंसीजर कौन सा होता है, केनाइन कौन सा होता है, मोलर कौन सा होता है, प्रीमोलर कौन सा होता है? थोड़ा हिंट देंगे। इंसीजर आगे वाले दांत को बोलते हैं, केनाइन जो ये साइड में नुकीला जैसा रहता है उसको केनाइन बोलते हैं, और प्री मोलर, अब मोलर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन थोड़ा मैं हिंट दूंगा आपको, प्री मोलर और मोलर पीछे में ही है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे पीछे वाला को मोलर बोलते हैं या प्री मोलर बोलते हैं या फिर उसके आगे वाले को। बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपके लिए हमेशा हम कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे और साइंस को और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। डर के आगे जीत है, एग्ज़ाम होते रहेगा, तैयारी चलते रहेगी और मेरे प्यारे सोल्जर्स पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।